वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर एसबीएसआर। और आज हमारी एमसीक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम करेंगे चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और इसके एमसीक्यूज हम लेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की बुक से। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता दूं सर्कल के बारे में। हमें पता है कि अगर हमें एक सर्कल दिया है और उसकी या तो हमें रेडियस मिलेगी या हमें डायमीटर मिलेगा, और डायमीटर रेडियस का आपस में रिलेशन होता है कि रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2, डायमीटर की आधी होती है। अब इसमें या तो हमें एरिया निकालना होगा, तो सर्कल का एरिया हम पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, या फिर हमें सरकमफ्रेंस निकालनी होगी। और सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला या तो 2 पाई आर या फिर इसको हम पाई इंटू डी भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई फार्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो यहाँ पे हमें सर्कल के अलावा उससे कुछ और पार्ट्स भी बन सकते हैं जिनके एरियाज हम निकाल लेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे। तो सर्कल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो इसका ये आधा पार्ट होगा इसको हम सेमी सर्कल बोल सकते हैं। ये आधा पार्ट सेमी सर्कल कहलाता है। और इस सेमी सर्कल का भी हमसे कभी कभी एरिया या फिर सेमी सर्कुलर कोई शेप दी होती है, जैसे कोई फील्ड है या प्रोटेक्टर है, तो उसका हमें पेरीमीटर निकालना होता है। तो इसका जो एरिया होगा सेमी सर्कल का, वो सर्कल के एरिया का भी हाफ कर लो, हाफ पाई आर स्क्वायर। और अगर इसके पेरीमीटर की बात चलती है और ये तुम्हें कोई अगर प्रोटेक्टर या कोई फील्ड दिया है तो इसका जो पेरीमीटर होता है, क्योंकि जो इसमें ये आर्क है सेमी सर्कुलर आर्क, ये तो पाई आर की होती है और ये डायमीटर होता है। तो इसका पेरीमीटर के ऊपर सैंपल पेपर में भी एक एमसीक्यू आया है, ये होता है पाई आर प्लस डी। इसके बाद अगर हम इस सेमी सर्कल को भी हाफ कर दें, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये जो एक पार्ट बनेगा ये क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है, क्वाड्रेंट, ये सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये क्वाड्रेंट है तो इसका जो 1/4 पार्ट होता है तो एरिया भी 1/4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसके पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है तो अब ये जो पार्ट बचा, ये जो आर्क बची, ये पाई आर की भी आधी होती है, यानी पाई आर अपॉन 2, यानी सेमी सर्कल की पाई आर थी उसकी हाफ है ये, तो ये होती है पाई आर अपॉन 2 और प्लस ये एक रेडियस और ये दूसरी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये हो जाता है 2r। तो इस तरह से 3 पार्ट तो हमारे पास, 2 पार्ट ये बने क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास आता है वो है सेक्टर। वैसे क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है, बट यह सेक्टर को मैं तुम्हें अलग से बता रहा हूं। वैसे क्वाड्रेंट एक स्पेशल टाइप का सेक्टर ही है, बट यहाँ हम सेक्टर को अगर समझने की कोशिश करें तो एक सर्कल अगर हमारे पास है और इसमें कोई भी हम 2 रेडियस अगर ले लेते हैं तो इन रेडियस के जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होती है इनको कनेक्ट करती है। इस आर्क और उसकी जो ये दोनों एंड पॉइंट पे रेडियस डाली जाती है, इनके बीच का जो ये रीजन होता है इसको हम नाम देते हैं सेक्टर का। सेक्टर वैसे 2 प्रकार के होते हैं, माइनर और मेजर। जो बाकी का बचा ये मेजर। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी हमसे वर्ड यूज किया जाता है कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर तो मींस माइनर सेक्टर, केवल सेक्टर तो इसका मतलब माइनर सेक्टर। मेजर के लिए हमें दिया जाएगा फार्मूला एक ही होता है इसके एरिया का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो सेक्टर एंगल है ये मान लो थीटा है, और अगर इस थीटा की वैल्यू लेस देन 180 है तो माइनर सेक्टर और ग्रेटर देन 180 है तो मेजर सेक्टर। तो हम इससे एरिया निकाल सकते हैं किसी भी सेक्टर का। माइनर का निकालना है तो थीटा लगाएंगे, मेजर का निकालेंगे इस केस में तो यहाँ 360 माइनस थीटा पुट कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर की बात करोगे तो ये जो आर्क है इसकी लेंथ निकालने का भी पहले एक फार्मूला होता है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इससे ही आर्क है, इसकी लेंथ निकल आएगी। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है हमारे पास 1 नंबर का, वो तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है बोर्ड में, कि हमें लेंथ ऑफ आर्क दी होती, थीटा नहीं दिया होता, सेक्टर एंगल, तो वहां पर एरिया ऑफ सेक्टर का एक फार्मूला और होता है
अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क दी है हाफ इंटू एल आर, इस केस में हमें थीटा नहीं मिलेगा, सीधा हम इस लेंथ ऑफ आर्क मिलेगी और रेडियस मिलेगी, तो उससे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पेरीमीटर के लिए r प्लस आर यानी 2r प्लस एल, सेक्टर का पेरीमीटर l प्लस 2r। अब अगर इस सेक्टर के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो है सेगमेंट। उसकी मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उस सेगमेंट के एरिया के फार्मूले मैंने वो शॉर्ट वीडियो में दे दिए। वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से तुम सेगमेंट के एरिया देख सकते हो। माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों के मैंने एरिया के फार्मूले उस वीडियो में दे दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और वो है कि जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें काफी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस पे दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। बट यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर सपोज हम ये एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कर भी लेते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे पास एक्स्ट्रा एमसीक्यू आता है तो यहाँ फार्मूला का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टॉपिक चलते हैं, एक तो ये डायरेक्ट फार्मूले के क्वेश्चंस होते हैं सेक्टर, सेगमेंट या सेमी सर्कल, सर्कल के बेस पे, क्वाड्रेंट, और बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, थर्ड एक्सरसाइज वो है शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन का क्वेश्चन है, मेरे को उम्मीद है केस स्टडी में आ सकता है। तो यहाँ पे शेडेड रीजन का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है और वो केस स्टडी के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की। तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 11.1। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 11.1 का, ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इस एक्सरसाइज में 3 बार दिया हुआ है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में फीड कर लो, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें दिया है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स with radii r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r। कि अगर हमारे पास 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस r1 और r2 है, अगर हमारे पास ये 2 सर्कल हैं और इनकी रेडियस r1 r2 है, तो इनका जो एरिया का सम है अगर वो इक्वल है एक ऐसे सर्कल के एरिया के जिसकी रेडियस r है, यानी कि हमारे पास 3 सर्कल हैं, 2 सर्कल जिनकी रेडियस r1 r2 है और तीसरा सर्कल जिसकी रेडियस r है। अब हमें इस r1 r2 और r में रिलेशन बनानी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। ए ऑप्शन है हमारे पास कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। बी ऑप्शन है कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है सी कि r1 प्लस r2 लेसर देन r। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास डी के r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर लेसर देन r स्क्वायर। तो हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन तलाश करना है। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसमें सेम हमें एनसीईआरटी का फार्मूला यूज करना है। मान लो पहला सर्कल C1, दूसरा सर्कल C2, तीसरा सर्कल C3। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों के एरिया का सम, यानी एरिया ऑफ सर्कल C1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल C2 इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल C3। इस कंडीशन को दिमाग में रख के हमें ये रिलेशन बनानी है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला भी तुम्हारे पास मैंने बता दिया कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पहले सर्कल की रेडियस r1 है तो पाई r1 का स्क्वायर, दूसरे की रेडियस r2 है तो पाई r2 का स्क्वायर, और तीसरे की रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन आ रहा है और कॉमन लेके हम r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फिलहाल ये रिलेशन बन गई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर और इजिकल टू r स्क्वायर। यानी इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम बहुत सारे सर्कल्स को ऐड करके, उनके एरियाज को ऐड करके अगर एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, तो जो नया सर्कल बनेगा उसकी रेडियस का स्क्वायर उन पार्ट्स की रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो इस रिलेशन को तुम कहीं भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। तो इसको हम आगे भी अब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वहां पे निकालने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ऐसे 2 सर्कल जिनके एरिया का सम एक तीसरे सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो तीसरे सर्कल की जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर उसके जो पार्ट्स होंगे उनकी रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा।
अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यही क्वेश्चन बिल्कुल सरकमफ्रेंस पे दिया हुआ है, जैसे अभी ये एरिया पे दिया हुआ था क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सरकमफ्रेंस पे दिया है कि अब की बार दो सर्कल है और इनकी रेडियस हमारे पास वही दी है R1 R2। ये दो सर्कल है, इनकी रेडियस R1 R2 है और इनकी सरकमफ्रेंस का सम, दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस का सम, सर्कल है C1 C2, इक्वल है एक ऐसे सर्कल की सरकमफ्रेंस के जिसकी रेडियस R है यानी C3। तो अब की बार कंडीशन है कि इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ C1 प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ C2 इक्वल है सरकमफ्रेंस ऑफ C3। सरकमफ्रेंस पहले सर्कल की और दूसरे सर्कल की जो सम है, पहले सर्कल और दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस का जो सम है वो तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल है। अब हमें R में रिलेशन बनानी है तो बिल्कुल पहले वाले की तरह करेंगे, बट फार्मूला बदल जाएगा। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई R। अब पहले सर्कल की रेडियस R1 है तो R1, दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई R, लेकिन रेडियस R2 है तो R2, और तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई R बट इसकी रेडियस R है। अब यहाँ 2 पाई कॉमन लेके कट जाएगा तो रिलेशन R1 प्लस R2 इक्वल R। तो ये हमारा ऑप्शन है R1 प्लस R2 इक्वल R, यानी कि पहला ऑप्शन ए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है दूसरे क्वेश्चन का, R1 प्लस R2 इक्वल R। तो ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एरिया का रिलेशन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस वाले का केस जो बनेगा उसमें R1 प्लस R2 इक्वल R। अब इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बट ये तुम दो क्वेश्चन जरूर याद रखना, मेरे को उम्मीद है कि ये जरूर आएंगे और इनके बेस पे अभी कुछ क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं, वहाँ हम इनको एक फार्मूला की तरह यूज़ करने वाले हैं। तो अब तुम्हें ये रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे, जो मैंने अभी दोनों रिजल्ट प्रूव करे हैं, ये रिजल्ट अपने दिमाग में रखना और इनको याद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें हमें दिया है इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। एक सर्कल की सरकमफ्रेंस और एक स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है, यानी हमारे पास अब की बार दो केस हैं, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। अब सर्कल में तो केवल रेडियस होती है, स्क्वायर की केवल साइड होती है। मान लो मैं इसकी साइड ए मान लूं तो स्क्वायर की चारों साइड ए की होंगी, और सर्कल की रेडियस मैंने मान ली सपोज R। ये एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी सरकमफ्रेंस, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई R, इक्वल है स्क्वायर का पेरीमीटर। अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो वो होता है 4a, a प्लस a प्लस a 4a। अब इससे एक रिलेशन बन सकती है R या a की, तो बना लो किसी की भी रिलेशन। सपोज करो मैं बनाना चाहूँ, 2 से कैंसिल हो रहा है तो पाई R इक्वल 2a। चलो फिलहाल अभी यही बना के छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं कि क्या हमें करना है। अब हमें रिलेशन बनानी है दोनों के एरियाज में, कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर के, या एरिया ऑफ सर्कल बड़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से, या एरिया ऑफ सर्कल छोटा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से, या नॉट डिफाइंड। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो अब देखते हैं हम कि इनके अगर एरिया में हम रिलेशन बनाएं, तो कभी भी जब हमें रिलेशन बनाना होता है दो चीज़ों में, तो वो रेशियो से बनाया जाता है। यानी आज के बाद तुम ये बात ध्यान रखोगे कि अगर तुम्हें रिलेशन को बनाना है, कंपेयर करना है, तो वो रेशियो से ही कंपेयर कर सकते हैं। यानी रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज। तो अगर हमें दोनों के एरिया में रिलेशन बनानी है तो दोनों का रेशियो निकालो, यानी तुम निकाल लो एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो स्क्वायर के साथ, एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल तुम्हें पता है पाई R स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर तुम्हें पता है a स्क्वायर। अब तुम्हारे पास R की वैल्यू, वैसे तुम जहां से चाहो तो R की वैल्यू डाल सकते हो a की टर्म में, या a की वैल्यू डाल सकते हो R की टर्म में। तो चलो मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो a की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं यहां से निकालूंगा a इज इक्वल टू पाई R अपॉन 2, तो मैं यहाँ a की जगह पाई R अपॉन 2 लगा देता हूँ। तो पाई R स्क्वायर a की जगह लगा दिया मैंने पाई R अपॉन 2 स्क्वायर,
अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, नीचे वाला स्क्वायर तुम्हें खोलना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4, ये सबके स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। डिवाइड का जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये आया एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 अपॉन पाई। वैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, अब लगा सकते हो तुम 22/7, और ये डिवाइड वाला जब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7 ऊपर पहुंचेगा, तो अब ये कैंसिल भी हो रहा है 2 से, तो 2 2 जा 4, तो 14/11, ये आया एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इससे ज्यादा तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुमने एक तरह से रेशो निकाल लिया। अब रेशो से तुम्हें आइडिया लग रहा है कि अगर मैं इसको लेट करूं तो सर्कल का एरिया मैं 14x मानूंगा और स्क्वायर का एरिया 11x मानूंगा, यानी सर्कल का एरिया ज्यादा आ रहा है और स्क्वायर का एरिया कम आ रहा है। इसका 14 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, वो 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो रिलेशन बन सकती है, कभी भी अगर तुम्हें सर्कल या स्क्वायर के एरिया में इस तरह से रिलेशन बनाना है किसी भी फिगर के, तो तुम्हें रेशो निकालना पड़ेगा, और उस रेशो को जब तुम रियल नंबर में ले आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर आंसर 1 है, रेशो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों के एरिया इक्वल है। 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाले का एरिया ज्यादा है, और 1 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब नीचे वाले का एरिया ज्यादा है। तो इस तरह से तुम कंपेयर कर सकते हो। तो अब ये वैल्यू जो आ रही है ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब सर्कल का एरिया बड़ा है। तो अब इसका ऑप्शन है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, बी ऑप्शन। तो ये थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट करेक्ट हो गया, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यह अपना अपना तरीका है रिप्रेजेंट करने का। फिलहाल कहीं ना कहीं हमें बेस को तो समझना पड़ेगा। हाँ, आंसर्स को तुम याद करना चाहो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि इसमें चेंज होने के चांस तो थोड़े कम है कि वो हो सकता है कल को इक्विलेटरल ट्राइंगल को दे दें स्क्वायर की जगह, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल को भी दे सकते हैं। तो तुम बना सकते हो रिलेशन कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ क्या करेक्शन बन सकता है। इस तरह से तुम उसको भी सोच सकते हो कि सर्कल का और ट्राइंगल के एरिया का क्या रिलेशन बनेगा अगर उनके पैरामीटर इक्वल है। अब आते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड में आ चुका है और इसको हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। वहां बोर्ड में जब ये आया था 3-4 नंबर में आया था, 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत छोटा है सर, 2 लाइन का, और थोड़ा सा लॉजिकल है कि अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल है तो ये कहता है कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। अगर इस सेमी सर्कल के अंदर एक हम बड़े से बड़ा ट्राइंगल बनाए तो बड़े से बड़ा ट्राइंगल कैसे बन सकता है। तो इसका मिड पॉइंट ले लो आर्क का, उसको यहां से कनेक्ट करा दो, तो यही वो ट्राइंगल होगा जो सबसे बड़ा ट्राइंगल होगा इसके अंदर। और इसका कोई भी पॉइंट लेके अगर तुम ट्राइंगल बनाते हो तो बाकी सारे ट्राइंगल्स इससे छोटे होंगे, और ये तुम प्रूव भी कर सकते हो। तो लार्जेस्ट ट्राइंगल यही पॉसिबल है। और इस केस में अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट कराऊं तो ये सेंटर होगा सर इस सेमी सर्कल का। इसकी रेडियस r हमें दे रखी थी, तो ये भी रेडियस होगी, और ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये भी राइट एंगल है। तो फाइनली अब तुम इसका एरिया निकाल सकते हो 2 मिनट में। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो जाएगा 2r और हाइट हो जाएगी r। तो मैक्सिमम जो सर्कल कटेगा 2r स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, उसका एरिया r स्क्वायर होगा। तो इसको तुम चाहो तो बिल्कुल आंसर को याद कर सकते हो। इसका एरिया पहला वाला होगा a r स्क्वायर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसको हम चाहें तो यहाँ पे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं कि यही सबसे बड़ा होगा। बाकी तुम कोई और केस बना के देखोगे, प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, तो वो सब ट्राइंगल इससे छोटे आएंगे, आर स्क्वायर से छोटी वैल्यू आएगी उन ट्राइंगल्स के एरिया की। अब आता है हमारे पास, देखो बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन आ गया, 3 वाला। हाँ 3 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी जैसे हमने 3 क्वेश्चन किया था, ऐसे हम इस 5 को कर सकते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल दैट ऑफ द स्क्वायर। अब की बार यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन दिया है
कि सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो वही पहले वाली कहानी हो गई। अभी मैंने इसका रिलेशन निकाला था थोड़ी देर पहले, तुम्हें ध्यान होगा मैंने एक ही वैल्यू निकाल दी थी शायद πr/2। अगर दोनों के पेरीमीटर इक्वल है, अगर पेरीमीटर सर्कल का इक्वल है पेरीमीटर स्क्वायर के, और स्क्वायर की साइड a है और सर्कल की रेडियस r है, तो मैंने अभी पीछे रिलेशन बनाई थी क्वेश्चन नंबर 3 में, a = πr/2। अब तुम्हें इनके एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो ये शायद हमने अभी निकाला भी था, 14:11 आया था शायद, निकाल लेते, मैं ध्यान नहीं मेरे को। एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर a²। ए की वैल्यू डाल दी मैंने πr/2, πr/2, तो π² r²/4, तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4 और ये कट जाएगा, πr² तो पाई 4/π, वैल्यू पुट कर देंगे पाई की 22/7, तो 7 2 जा 14/11, ये रेशो आएगा 14/11, तो ये ऑप्शन बी सही है। तो ये देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरफ गया, यानी ये भी अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया, दो जगह आ चुका है कि अगर सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है तो 100% उनके एरिया का रेशो जो आएगा वो 14:11 आएगा। अब तुम इसको याद कर सकते हो। अब इसके बाद आता है फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारी कॉन्सेप्ट दी है वो यही दी है कि एक सर्कुलर पार्क है और वो हमें एक सिंगल सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क। तो ये भी बिल्कुल हमने पहला जो क्वेश्चन किया था कि हमें एक सर्कुलर पार्क बनाना है, सिंगल सर्कुलर पार्क, और इस सिंगल सर्कुलर पार्क का एरिया इक्वल है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 and 12, यानी दो छोटे छोटे सर्कुलर पार्क है, इनके डायमीटर है 16 और 12 मीटर, और हमें एक बड़ा सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका कि एरिया इन सर्कल्स के, ये मान लो C1 C2 हैं, तो इस सर्कल का एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो अभी मैंने इसकी रिलेशन तुम्हें बताई थी कि अगर इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस मान लो मैं r1 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस मैं r2 मान लूँ, तो रिलेशन मैंने बनाई थी कि r1² प्लस r2² इक्वल r²। तो इसकी जो रेडियस आएगी, पहले वाले सर्कल का डायमीटर 16 है, तो r1 की जो वैल्यू आएगी 16/2 8 आएगी, और r2 की जो वैल्यू आएगी वो 12/2 यानी कि 6 आएगी। अभी वैल्यू आप पुट कर दो, 8² प्लस 6², तो इसकी रेडियस निकल आएगी, नया वाला जो वो पार्क बनेगा सर्कुलर, जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। 64 प्लस 36 प्लस करोगे 100 आ जाएगा, स्क्वायर हटाओ के रूट लोगे तो रूट 100 का जो होता है वो 10 होता है, तो इसका आंसर आएगा 10 मीटर। तो तुमने देखा पिछले वाली जो रिलेशन मैंने प्रूव करी थी और मैंने कहा था इसको याद कर लो, तो वो कितना काम आएगी कि अगर वो तुम्हें रिलेशन याद है तो तुम डायरेक्ट ये आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर होगा 10 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है, 10 मीटर। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 और 8 दोनों, और दोनों लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भाई बहन हैं दोनों, यानी कि एक दूसरे के साथ ही चलते हैं दोनों। अगर ये पहला है तो दूसरा भी होगा, दूसरा है तो पहला भी होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है इन सर्कल और सरकम सर्कल। यानी कि अगर हमारे पास एक सर्कल दिया है तो हम उसके अंदर कोई फिगर बना सकते हैं या हम किसी फिगर के अंदर सर्कल बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर, एरिया ऑफ सर्कल हमें बताना है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जिसको बनाया गया है अंदर इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया है, ऐसे समझो एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया। बहुत पहले बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन ही आया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अब ये MCQ में आएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। तो इसके दो केस बनते हैं, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8। 8 में बता है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। अब की बार स्क्वायर को बनाया है सर्कल के अंदर, उल्टा गेम,
ये डबल गेम में चलता है। एक केस जिसमें स्क्वायर को सर्कल के अंदर बनाया और एक केस जिसमें सर्कल को स्क्वायर के अंदर बनाया। तो दोनों की कहानी बिल्कुल फिक्स है। इसके लिए हम यूज करेंगे एक कॉन्सेप्ट की, जो सर्कल होगा उसका डायमीटर इक्वल होगा स्क्वायर की साइड के। यानी इस केस में, इंस्क्राइब वाले केस में, जब सर्कल को स्क्वायर के अंदर बनाया है तो उस केस में डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल होगा साइड ऑफ स्क्वायर। सीधा सा फार्मूला है, इसको याद कर लो। ये सीधा फार्मूला तुम्हें याद करना है। और इस केस में इस सर्कल का डायमीटर इक्वल होगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये चीज स्क्वायर का डायगोनल भी है और ये चीज सर्कल का डायमीटर भी है। यानी इस केस में गेम बनेगा कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो अगर हमें इनमें से कोई भी चीज पता है, स्क्वायर की साइड पता है तो डायमीटर पता चल जाएगा, डायमीटर पता है तो स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी। इस केस में हमें डायमीटर पता है तो डायगोनल पता चल जाएगा और डायगोनल पता है तो डायमीटर पता चल जाएगा। लेकिन रिलेशन यहाँ साइड का नहीं बनना। तो यहाँ डायगोनल ऑफ स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला है जिसे तुम याद कर सकते हो। तो उससे एक रिलेशन ये भी बन सकती है कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर। तो यानी कि ये साइड का कनेक्शन बन गया। तो दोनों का कनेक्शन मैंने तुम्हें बता दिया साइड ऑफ स्क्वायर। तो तुम्हारे पास दोनों कनेक्शन बन चुके हैं। तुम डायमीटर को साइड से कनेक्ट कर सकते हो दोनों केस में। अब जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में एरिया पूछा सर्कल का, स्क्वायर की साइड 6 की दी है। स्क्वायर की साइड 6 है तो डायमीटर 6 हो गया, और डायमीटर 6 हो गया तो इसका मतलब रेडियस 3 हो गई सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब तुम एरिया बता सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल जो होगा आंख बंद करके तुम निकाल सकते हो पाई इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई। बात समझ में आई? तो ये आ गया 9 पाई। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन। अब इधर आ जाओ। इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है और सर्कल की रेडियस 8 है। तो भैया सर्कल की रेडियस 8 है, रेडियस अगर सर्कल की 8 है तो डायमीटर 16 हो जाएगी, डबल। अगर रेडियस से डायमीटर पे जाना है तो डबल कर लो, और डायमीटर से रेडियस पे जाना है तो हाफ कर देनी है। अब तुम्हें डायमीटर पता है तो इसका मतलब तुम्हें √2 इंटू साइड पता है। इसका मतलब डायमीटर तो तुम्हारे पास 16 है, 16 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो साइड इज इक्वल टू ये डिवाइड में चला जाएगा। तो साइड जो आएगी स्क्वायर की 16/√2 आएगी। अब तुम चाहो तो एरिया निकाल सकते हो स्क्वायर का, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा साइड इंटू साइड, यानी कि 16√2 इंटू 16√2। अब तुमने 9th में पढ़ा होगा √2 इंटू √2 2 होता है, √2 का स्क्वायर। तो 16 इंटू 16/2, 2 से कैंसिल कर दिया 8 इंटू 16, और 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, बचे 4 और 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 128 एक आंसर होगा, है बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन सही है 128। तो फाइनली अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। ये तुमसे केवल इतनी चीज भी पूछ सकते हैं, केवल डायमीटर भी पूछ सकते हैं या केवल रेडियस भी। और इसके तुम्हें कॉन्सेप्ट ये वाले रटने पड़ेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को रट लेना, क्योंकि ये मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारे MCQ के टर्म 1 के पेपर में 100% आएगा। अब आते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो पीछे हम कर चुके हैं, और इसको मैंने इसका फार्मूला भी तुम्हें अभी बता दिया था। ये उसका केस है जो 2 सर्कल की सरकमफ्रेंस का सम अगर तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल है तो रेडियस क्या होगी। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 में, कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल, क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ऐसे सर्कल की रेडियस क्या होगी whose circumference equal to the sum of circumference of 2 circles of diameter 36 and 20। हमारे पास अगर 2 सर्कल हैं जिनके डायमीटर 36 है और एक का डायमीटर 20 है, 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस बतानी है, मान लो R,
जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। मान लो ये सर्कल है C1 C2 C3, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया कि अगर ये कह रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल है सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल, तो मैंने रिलेशन बनाई थी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, ये रिलेशन बनाई थी। तो R1 जो होगा वो तो होगा 36/2 यानी कि 18, और R2 जो होगा वो होगा 20/2 यानी कि 10, और R हमें निकालना है तीसरे सर्कल की रेडियस, तो लगा दो 18 प्लस 10 इज इक्वल टू R, तो R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो तुम्हें केवल ये फॉर्मूला याद करना है कि अब ये फिक्स मैटर हो गया कि अगर दो सर्कल की सरकमफ्रेंस का सम तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल है तो उन दोनों की रेडियस का सम उस सर्कल की रेडियस के इक्वल होगा, और हमारे पास ऑप्शन है सी, करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका सी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा वही पहला क्वेश्चन के ऊपर है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक ऐसे सर्कल का डायमीटर बताना है हुज एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 एंड 7, यानी R1 दे रखा है 24 सेंटीमीटर और R2 दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 24 और 7। अब हमें एक ऐसे सर्कल का डायमीटर बताना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है, तो इसकी रिलेशन मैंने बताई थी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर, तो R1 24 और R2 7 इक्वल R स्क्वायर, 24 स्क्वायर 576 और 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर, 9 और 6 15, 7 से 11 और 1 12 और 625, स्क्वायर रूट लिया तो 625 इज इक्वल टू R, इसका रूट हो गया 25, तो ये नए सर्कल की जो रेडियस बनेगी वो 25 बनेगी, एक ऑप्शन होगा 25 बी ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 25। तो अब मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में ये एक्सरसाइज आ गई होगी। अभी इसमें कुछ और भी एमसीक्यूज हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है बट इसमें नहीं हम ऐड कर पा रहे हैं उनको, तो वो सारे एमसीक्यूज मैं तुम्हें 40/40 की सीरीज में दूंगा, और उसमें जो नेक्स्ट अब मैं वीडियो लूंगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद एरिया रिलेटेड सर्कल, यानी पहले हम टफ चैप्टर्स लेंगे उसके बाद 1 2 3 यानी इजी चैप्टर्स लेंगे। तो अब इसके एमसीक्यू इतने तब तैयार करो, जो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा 40/40 की, वहां से फिर तुम इसके रिमेनिंग और जो कुछ एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट और टफ वो मैं उस नेक्स्ट 40/40 की सीरीज में दे दूंगा। थैंक यू।